चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक के एक क्वेश्चन पेपर अपन ने डिस्कस कर चुके हैं आंध्र प्रदेश का। ठीक है, एईएन का क्वेश्चन है। ठीक है, आंध्रा का क्वेश्चन था वो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, एसएससी जेई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, राइट। चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये बिहार पीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार पीएससी का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या बेनिफिट है। क्वेश्चन लगाना एक बहुत ही जरूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फॉर अ 2 इंच आर्च, फॉर अ 2 इंच आर्च इफ वन ऑफ द सपोर्ट सेटल डाउन, ठीक है, सेटल डाउन वर्टिकली, देन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ठीक है, इज इंक्रीज्ड, इज डिक्रीज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड एंड बिकम जीरो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपने क्या क्वेश्चन समझ लिया तो आपके लिए हर चीज इजी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दो आपका 2 इंच आर्च है। ठीक है, 2 इंच आपका आर्च है, राइट। उसमें 2 इंच आर्च है और उसमें आपका क्या बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द सपोर्ट सेटल डाउन वर्टिकली, देन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होते हैं वो बढ़ेगा या कम होगा बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या चीज हो जाएगी, जरा चेक करते हैं इसको। थोड़ा सा मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इस तरीके का आपका 2 इंच आर्च है ऐसी। ठीक है, 2 इंच आपकी आर्च है। उसके बाद में ये आपका सेटल कर गया। ठीक है, ये ऐसा सेटल कर गया, ये यहाँ पे सेटल कर गया। आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहाँ पे H1 लगा। ठीक है, H1 यहाँ पे लग गया और H2 आपका इधर लग गया। ठीक है, डिफ्लेक्शन डेल्टा से यहाँ पे सेटल कर गया, राइट। यहाँ पे लग रहा था क्या, V1 अपवर्ड एंड यहाँ पे V1 डाउन, V2 डाउनवर्ड, राइट। अब यहाँ पे चेक करना, जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, ठीक है, HA पे, राइट, HA पे आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो कितना हो जाएगा आपका, H1 माइनस H2 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर HB पे आपका क्या हो जाएगा, H2 माइनस H2, H2 डैश, ठीक है, सॉरी H1 माइनस H1 डैश हो जाएगा। क्योंकि देखो, सेटल करने के बाद में, देखो सेटल करने से पहले तो आपका क्या था, H1 और H2 था, है ना, सेटल करने से पहले। बट सेटल करने के बाद में H1 डैश और H2 डैश चेंज हो जाएंगे ना, वो डैश बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, आंसर आपका डिक्रीज। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है सेटल करने के बाद में डिक्रीज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डिक्रीज हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना क्या बोल रहा है। ठीक है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू ड्यू टू अ ट्रेन ऑफ व्हील लोड्स ऑन अ सिंपली सपोर्टेड गर्डर। ठीक है, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अ ट्रेन ऑफ व्हील लोड्स ऑन सिंपली सपोर्टेड गर्डर। सिंपली सपोर्टेड गर्डर है और वहां से आपके ट्रेन मूव कर रही है, राइट। तो इसमें आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, ऑलवेज अकर्स एट द सेंटर ऑफ स्पन, ऑलवेज अकर्स अंडर अ व्हील लोड, ठीक है, नेवर अकर्स अंडर अ व्हील लोड, नॉन ऑफ द एबो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सिंपल है, इसका आंसर होगा बी, राइट, कि ऑलवेज अकर्स अंडर अ व्हील लोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका हो जाएगा ऑलवेज अकर आपका मतलब कि जो व्हील रहेगा उसमें उसके अंडर में आपका रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपका ट्रेन यहाँ से गुजर रही है कहीं पर, जैसे कि आपकी ट्रेन क्या हो रही है, यहाँ से आपकी गुजर रही है ट्रेन, आपकी गुजरी, ट्रेन जैसे गुजरती है तो आपको याद ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो कहाँ आएगा, अंडर व्हील लोड। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर व्हील लोड ही अकर करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, कंसोलिडेशन। एसएससी जेई का, जेई में यही क्वेश्चन आपका पूछ लिया है। ठीक है, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, इसका आपका क्या होता है, इसका आपका फार्मूला होता है यूनिट ये वाली होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोल रहा है, देखो
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को डेंसिटी को जमाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी को जमाना है। जो सेचुरेटेड डेंसिटी रहेगी, सेचुरेटेड मतलब गामा सेट, जो गामा सेट है वो, उसके बाद में फिर है गामा सबमर्ज्ड, ठीक है, गामा सबमर्ज्ड, उसके बाद में आपका गामा वेट, ठीक है, वेट, गामा वेट बोल रहा है यहाँ पे, और एक है आपका गामा गामा ड्राई, ठीक है, गामा ड्राई। तो इनमें से आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को जमा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सेचुरेटेड हो गया, ठीक है, सेचुरेटेड हो जाता है। उसके बाद में हम लेके चलते हैं वेट, सबमर्ज एंड ड्राई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका कौन सा हो जाएगा, देखो, सेचुरेटेड, वेट, फिर ड्राई और सबमर्ज। सही बात है, जो ड्राई की यूनिट होती है वो सबमर्ज से ज़्यादा होती है, ये याद रखना, ठीक है। ड्राई का जो ड्राई की जो यूनिट होती है वो सबमर्ज से आपकी ज़्यादा होती है, ये चीज़ आपको दिमाग में थोड़ा सा ध्यान डाल लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो सेचुरेटेड, गामा सेट, फिर गामा वेट, फिर गामा ड्राई। क्योंकि देखो, जो गामा सेचुरेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आपका, देखो, गामा सबमर्ज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाफ होता है आपके गामा सेट का, राइट, ये चीज। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सेचुरेशन, वेट, ड्राई और सबमर्ज। तो आपको सिंपल सी याद रखने वाली चीज आपको यही है, सिर्फ ड्राई में और सबमर्ज में। तो ड्राई का हमेशा ज्यादा होता है सबमर्ज से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फॉर सैम्पलिंग नेचुरल सेंट एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल्स satisfactorily द मोस्ट सुटेबल सॉइल सैंपल इज, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नेचुरल सेंड का अपने को सैम्पलिंग कर लेना है। तो सेंड का सैम्पलिंग लेना है, फिर बोल रहा है एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल सेटिस्फैक्टरीली, ठीक है। द मोस्ट सुटेबल सॉइल सैंपल इज ओपन ड्राइव थिन वॉल्ड ट्यूब सैंपलर, स्टैंडर्ड स्पीड स्पून सैंपलर, स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर, रोटरी सैंपलर। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सिंपल सा सी वाला आंसर हो जाएगा, स्टेशनरी पिस्टन सिंपलर, ठीक है, स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको सेंड का लेना है, ठीक है, सेंड का आपको सैंपलिंग करना है, सेंड का करना है। तो स्टेशनरी पिस्टन सिंपलर का यूज करते हैं, याद रखो आपका, ठीक है। वेट सॉइल वगैरह पता करना है, सॉफ्ट एंड वेट सॉइल का पता करना है। तो स्टेशनरी, ठीक है, ये चीज याद रखना है। सेंड के केस में आपका ये वाला स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान में देना, क्या है, 6 है ना। ड्यूरिंग सीपेज थ्रो एन अर्थ मास है आपका, उसमें से आपका सीपेज हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज जो आपका सीपेज का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल लाइन, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल स्ट्रीम लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये आपका किसका क्वेश्चन है, ये सबसे पहले जियोटेक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है, जो सीपेज होता है ना, सीपेज थ्रो एन सीपेज थ्रो एन अर्थ मास। जो आपका सीपेज होगा वो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखो। जो अर्थ मास जो है आपका, अर्थ मास में जो सीपेज होता है वो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल होता है, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल, राइट। अर्थ मास में क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल टू परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल आपका होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या बोल रहा है, देखो, अ सैंपल ऑफ क्ले एंड अ सैंपल ऑफ सैंड, दो सैंपल है आपका, द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाइड रेशियो, ठीक है। आपका आपका ई भी सेम है, ठीक है, और आपका जी भी, ठीक है, ई भी सेम है और जी भी सेम है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
देयर परमिएबिलिटीज वुड डिफर बिकॉज, ठीक है, देखो आपका ई भी सेम है और जी भी सेम है, पर जो परमेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको। देयर प्रॉपर्टीज वुड बी डिफरेंट, देयर डिग्रीज ऑफ सेचुरेशन वुड बी डिफरेंट, देयर डेंसिटीज वुड बी डिफरेंट, द साइज रेंजेस ऑफ वाइड्स वुड बी डिफरेंट। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है ये, तो इसका हो जाएगा डी। सिंपल सी बात है, वाइड्स के चेंज हो जाते हैं। आपका आपने क्या किया है, क्ले है आपकी, क्ले में जो वाइड्स है, नंबर ऑफ वाइड्स, देखो नंबर ऑफ वाइड्स ज़्यादा रहेंगे, बट साइज ऑफ वाइड्स ग्रेटर होगा किसका? सैंड का। ठीक है, नंबर ऑफ वाइड्स ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वाइड्स ज़्यादा नहीं होंगे, पर साइज ऑफ वाइड्स ज़्यादा होंगे इसके सैंड के केस में। ठीक है, जिसमें भी आपका जैसे जो वाइड्स, साइज ऑफ वाइड्स ज़्यादा हुआ तो उसमें क्या होता है कि परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, क्या चीज़ याद रखनी है? देखो एक फार्मूला होता है आपका, किस चीज़ का फार्मूला होता है? एक कोजनिक कार्मन इक्वेशन होती है, कोजनिक कार्मन इक्वेशन, उसका फार्मूला होता है के बराबर होता है आपका सिंपल सी कांस्टेंट, ठीक है, यू ई क्यूब बाय 1 + ई। ये फार्मूला एक हो गया। फिर उसके बाद में गामा डब्ल्यू डिवाइडेड में आपका होता है म्यू, गामा डब्ल्यू डिवाइडेड में म्यू, और यहाँ पे होता है D10 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, कोजनी कार्बन इक्वेशन, कोजनी कार्बन इक्वेशन आपकी ये होती है। ठीक है, ये चीज होती है, तो इसको याद रख। ठीक है, इसके हिसाब से आपका यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सेचुरेटेड क्ले लेयर अंडर गोइंग कंसोलिडेशन, सेचुरेटेड क्ले लेयर है अंडर गोइंग कंसोलिडेशन। ठीक है, in saturated clay layer undergoing consolidation with single drainage at its top, ठीक है, with single drainage at its top, the pore water pressure pore water pressure would be the maximum at its। अब देखो क्या बोल रहा है कि क्ले की लेयर है आपकी, क्या है, क्ले की आपकी ये लेयर है। अब इस क्ले लेयर में, ठीक है, और सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड मतलब कि आपका वाटर पूरी तरह फिल है। ठीक है, और सिंगल ड्रेनेज एट इट्स टॉप, ठीक है, सिंगल ड्रेनेज मतलब आपका ऊपर से ही आपकी ड्रेनेज है, नीचे से आपका ड्रेनेज नहीं है। ठीक है, द पोर वाटर प्रेशर वुड बी द मैक्सिमम, पोर वाटर प्रेशर वुड बी द मैक्सिमम एट इट्स। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा ये बोल रहा है, पोर वाटर प्रेशर। राइट, पोर वाटर प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है ना, पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू तो आपका पूरे में ही है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? राइट, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा सिंपली सी, बॉटम में। पोर वाटर प्रेशर कहाँ होगा आपका, सबसे ज़्यादा बॉटम में होगा, मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर, देखो है ना, मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर बॉटम में होगा। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इन अ सेचुरेटेड क्ले लेयर अंडरगोइंग कंसोलिडेशन विद सिंगल ड्रेनेज एट एट टॉप, ठीक है, द पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी। देखो पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इस तरीके का आपका ये हो गया, यहाँ पे देखो ये हो गया एक, ये हो गया एंड आपका ये हो गया, इस तरीके का आपका पोर वाटर प्रेशर होता है। ठीक है, यू यहाँ पे ये हो गया, ये आपका डेप्थ हो गया। ठीक है, ये डेप्थ, राइट, ये चीज हो गई। इसमें यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फिलहाल तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो पोर वाटर प्रेशर है ना, यदि क्ले की बात हुई, यदि क्ले की बात चल रही है, क्ले और वो भी सेचुरेटेड, सेचुरेटेड क्ले है, तो पोर वाटर प्रेशर ना बॉटम में आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या है, सिंपल अ सेचुरेटेड क्ले स्ट्रेटम, अ सेचुरेटेड क्ले स्ट्रेटम, ठीक है, ऑफ थिकनेस 10 मीटर, बाउंडेड ऑन टॉप एंड बॉटम बाय मीडियम कोर्स सैंड लेयर। ठीक है,
बाय मीडियम कोर्सेंट लेयर्स, ठीक है, हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इफ दिस स्ट्रेटम इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग, ठीक है, सब्जेक्टेड टू लोडिंग इट इज लाइकली दैट इट वुड अंडरगो 50% ऑफ इट्स प्राइमरी कंसोलिडेशन। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, फार्मूले वगैरह लगेंगे, सब कुछ लगेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बोल रहा है कि असेचुरेटेड क्ले स्ट्रेटम है, सेचुरेटेड क्ले है आपका सेचुरेटेड क्ले है, ठीक है। उसके बाद में 10 मीटर थिकनेस है इसकी, ठीक है, 10 मीटर आपकी थिकनेस है इस तरह। फिर बाउंडेड ऑन टॉप एंड बॉटम मीडियम कोर्स सैंड, यहाँ पे, ठीक है, आपका ऊपर में भी सैंड है, यहाँ पे सैंड है और नीचे में भी सैंड है, ठीक है। जब सैंड आता है तो आपका क्या हो जाता है, टू वे ड्रेनेज है ये, ठीक है, टू वे ड्रेनेज। अब आगे बात करते हैं सैंड लेयर हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट सीवी की जो बात है, सीवी कितना दिया हुआ आपका 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में चेक करना इफ दिस स्ट्रेटम इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग, ये जो है सब्जेक्ट लोडिंग से, लोडिंग इस पे आया, ठीक है। जैसे लोडिंग आया तो क्या होता है, इट इज लाइकली दैट इट वुड अंडरगो 50% ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, 50% यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन हो चुका है। अब बाद में जो कंसोलिडेशन होगा वो कितने दिन में होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले आप बात करते हैं आगे। तो डबल ड्रेंच वाला केस हो गया, तो डी इक्वल्स टू आपका हो गया 10/2, ठीक है। तो सिंपल आपका डी की वैल्यू आ गई 5 मीटर। तो यहाँ पे फार्मूला लगाना है आपको, कौन सा वाला, टीवी, टीवी इक्वल्स टू सीवीटी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़, ठीक है, सीवीटी, राइट, सीवीटी डिवाइड में आपका डी स्क्वायर, एक फार्मूला लगाना है सबसे पहले, ठीक है। ये वाला फार्मूला सब लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी फार्मूला लगेगा, ठीक है। इससे पहले अपन चेक कर लेते हैं आपका क्या, इससे पहले अपन चेक कर लेते हैं क्या, टीवी इक्वल्स टू, एक फार्मूला और होता है ना अपने पास में, टीवी इक्वल्स टू पाई/4 यू का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यू यू की वैल्यू यहाँ पे 50% दे दिया है, ठीक है, 50% यू की वैल्यू दे दिया है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से क्या करो, टीवी को निकालो, टीवी को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, टीवी निकाल लेंगे, टीवी आपका क्या हो जाएगा, टीवी पाई/4 से पाई/4 मल्टीप्लाई में 0.5 का स्क्वायर, यहाँ से टीवी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कितनी आ गई यहाँ पे 0.1963, ये आपकी क्या आ गई, टीवी की वैल्यू आ गई, राइट। इस टीवी की वैल्यू को अपन कहाँ पुट करेंगे, देखो 50% यहाँ पे बोला है, 50% आपका यू की वैल्यू उसने देखे रखा था 50%, तो लेस देन है किससे, 60% से। यदि लेस देन है तो आपका फार्मूला ये वाला लगेगा, यदि ग्रेटर देन हो जाता तो आपका फार्मूला दूसरा लगता, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वाला, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला फार्मूला आपको रखना है कहाँ पे, यहाँ पे टीवी में, ठीक है, 0.1963, ठीक है। ये हो गया, इक्वल में आपका सीवी की वैल्यू देके रखा है, सीवी की वैल्यू कितनी देके रखा है, 0.002 आपको टाइम निकालना है, ठीक है। और डी आपकी वैल्यू देके रखा है यहाँ पे, और ये देखो, ये जो 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में देके रखा है। ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि आपने क्या चेंज करना आना चाहिए, क्या यूनिट चेंज करने बहुत जरूरी आना चाहिए, सेकंड में तो डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डी की वैल्यू जो है, डी की वैल्यू 5, 5 जो ये मीटर में, ठीक है, मीटर में, इसको या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, चलिए, ठीक है। और डी का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, और ये किस में, मीटर में, याद रखना है मीटर में, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो हमको निकालना क्या है, टी, हमको निकालना है टी, है ना, टी निकालना है, सिंपल। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले टी को सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, देखो 0.1963 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको मीटर में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में रहने देते। ऊपर वाले जो सेंटीमीटर है,
इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में आपका 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको अपन मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आपका 10 - 2 हो जाएगा, 10 - 2, और इसका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर कर दिए तो 10 - 4 आपका ऑलरेडी हो जाएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, 1/, देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 1 सेकेंड है ना, 1/सेकेंड आ गया ना आपका, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है तो ये सेकेंड, ठीक है। ये डिवाइड में है तो यहाँ पे ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मिनट हाँ ठीक है, यहाँ पे ऊपर में चले जाएगा तो ये सेकंड, चलो ठीक है ऊपर में लेके चले, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड से हमको जाना है डे में, ठीक है, सेकंड से कहाँ जाना है, डे में, छोटी से जा रहे हैं बड़ी में तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड में आपका नीचे ही आएगा, 1/सेकंड से जाओ मिनट में तो 60 हो गया, सेकंड से गए मिनट में तो 60 हो गया, फिर उसके बाद में सेकंड से गए मिनट में, अब मिनट से जाना है हावर में, मिनट से जाना है हावर में, ठीक है, मिनट से जाएंगे क्या में, हावर में जाएंगे, तो मिनट से जाना है हावर में तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल, तो एक एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो फिर से 60 हो गया तो अपन पहुंच गए हावर में। अब हावर से जाना है आपको डे में तो आपका एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आपका अल्टीमेट ये वाली चीज आपको यहाँ पे मिलकर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना और टी की वैल्यू अपने को निकाल लेना, तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी, 284.07 डेज, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन ना भाई आते ही आते हैं, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको बहुत ही जरूरी है कि ये चीज आपको आना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड, following parameters can be used to estimate the angle of internal friction of sandy soil। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालना है, मतलब फाई निकालना है, तो फाई निकालने के लिए आपको किस किस की यहाँ पे जरूरत होती है, पार्टिकल साइज, रफनेस ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। तो इसका सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका हो जाएगा डेंसिटी इंडेक्स की आपकी जरूरत होती है, किस क्या निकालने के लिए, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालना है तो डेंसिटी इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, पार्टिकल साइज, रफनेस, तो आपका जो इंटरनल फ्रिक्शन है, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इसको निकालने के लिए डेंसिटी इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, याद रखना है डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैंटुलर सीट पाइल्स, ठीक है, डिराइव्स इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम, ठीक है, कैंटुलर शीट पाइल्स जो होती है आपकी, ठीक है, कैंटुलर शीट पाइल्स जो होती है वो डिराइव्स इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, सेल्फ वेट, द डेड मैन, द एनकर रॉड, ठीक है। क्वेश्चन 11 का क्या हो जाएगा आपका, सिंपल है, इसका हो जाएगा आपका ए, क्या, लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, ठीक है, लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। देखो कैंटिलर शीट पाइल्स जो डिराइव होता है, इस स्टेबिलिटी जो होती है वो कहाँ से आपको मिलती है, लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल से, किससे, लेटरल रेजिस्टेंस, लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल से आपको ये चीज मिलती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला ये अपना, राइट। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ सीट पाइल्स इन अ ब्रेस्ट कट, डिफ्लेक्शन ऑफ अ सीट पाइल्स इन अ ब्रेस्ट कट, जो ब्रेस्ट कट होता है ना आपका, जो किसमें, सॉइल में, उसकी बात हो रही है, इंक्रीजेस फ्रॉम द, इंक्रीजेस फ्रॉम
टॉप द बॉटम, इन केस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम। इसको थोड़ा सा मैं के बड़ा कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे देखो, डिफ्लेक्शन ऑफ सीट पाइल इन अ ब्रेस्ट कट, ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू द टॉप टू बॉटम, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीज फ्रॉम टॉप एंड देन डिक्रीजेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका क्या हो जाएगा? सिंपल, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हो जाएगा क्या? ए, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो आपका सीट पाइल होता है, सीट पाइल जो होता है आपका, है ना, सीट पाइल वो भी ब्रेस्ट कट में, जो ब्रेस्ट कट होता है उसमें उसकी बात हो रही है। तो ये होता है कि इंक्रीज, आपका इंक्रीज करते जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की ओर आपका ऐसा इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द टाइम t required attaining a certain degree of consolidation of a clay layer, ठीक है, clay layer is proportional to, ठीक है, देखो, द टाइम द टाइम t requires for attaining a certain degree, attaining a certain degree of consolidation of a clay layer is proportional to, किस किस के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो यहाँ पे जरा टीवी का फार्मूला क्या होता है, सी बी टी डिवाइड में आपका डी का स्क्वायर, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो आपका प्रोपोर्शनल बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल यहाँ पे क्या हो गया, और बोल क्या रहा है यहाँ पे, टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग डिग्री ऑफ दिस, है ना, और प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले ये तो टी तो फैक्टर हो गया एक तरीके से, तो डी स्क्वायर और सी वी टी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर एंड 1/CV, यही हो जाएगा, एच स्क्वायर 1/CV, ठीक है। सिंपल तो है आपका, देखो ये सी भी आपका यहाँ से प्रोपोर्शनल हट के, तो सी भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हट गया, और जब ये हटेगा आपका प्रोपोर्शनल लग जाएगा, तो आपका ये एच स्क्वायर, यहाँ पे डी से मैंने डिनोट किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर आपका 1/CV, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन अ सॉइल, ठीक है, एट अ सर्टेन डेप्थ द वैल्यू ऑफ स्टैटिक कोन, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट इज 8 मेगा पास्कल, ठीक है, एंड द न्यू एन एन वैल्यूज इज 20, द सॉइल मेट विद एट द डेप्थ इज, सैंडी सिल्ट बोल रहा है, क्ले सिल्ट मिक्सचर बोल रहा है, एंड सैंड एंड ग्रेवल मिक्सचर बोल रहा है, एंड मीडियम डेंस सैंड बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, देखो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट ये हो रहा है, ठीक है, सॉइल एट सर्टेन डेप्थ, वैल्यू ऑफ स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन ऑफ 8 मेगा पास्कल, ठीक है, एन वैल्यू, देखो एन की वैल्यू जो है, ठीक है, 20 है, एन की वैल्यू कितनी है, 20 है, सॉइल मेट विद द डेप्थ इज, यहाँ पे हो जाएगा सैंड सिल्ट, एन की वैल्यू 20 है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैंडी सिल्ट, ठीक है, सैंडी सिल्ट, राइट, ये चीज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या बोल रहा है, अ क्लियर ड्राई सेंड सैंपल इज टेस्टेड इन डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ठीक है, अ क्लियर ड्राई सेंड सैंपल इज टेस्टेड इन डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ठीक है, द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द shear stress at failure are both equal to 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या बोल दिया इसने,
आपकी अ क्लियर ड्राई सैंड है, पूरी ड्राई सैंड सैंपल है। टेस्टेड इन अ डायरेक्ट शियर टेस्ट से आपका टेस्ट किए हुए हो। नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, ठीक है, ठीक है। एट फेलियर आर बोथ इक्वल टू, दोनों इक्वल है आपका, ठीक है, दोनों इक्वल है। और कितना है आपका 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये चीज है। द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सेंड विल बी, तो आपको बताना है क्या, फाई, ठीक है। एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द सेंड, तो आपको बताना है क्या, फाई। कैसे निकालोगे इसको, सिंपल, आपका क्वेश्चन, आपका आपको एक इक्वेशन याद होना चाहिए, जो कि मैंने पिछले जब हमने डिस्कस किए थे तो उसमें भी मैंने बताया था, ठीक है। पहली चीज तो ये इक्वेशन ये होती है सिग्मा बार 10 फाई, ये होती है आपकी इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे जरा हर चीज देखना, दोनों चीज आपको दी हुई है, टाउ और ये दोनों चीज दिया हुआ है, ठीक है। टाउ दिया हुआ है कितना आपका, सी, तो यहाँ पे सी जीरो हो जाएगा क्योंकि सेंट की बात बोल रहा है, ठीक है, सेंट की बात बोल रहा है इसलिए जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 120 इक्वल्स टू 120 10 फाइव, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे 120 से 120 गया मतलब 1 हो गया, और इक्वल में आ गया आपका 10 फाइव। फिर यहाँ पे 10 को इसने आपने क्या किया, 10 इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 5, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 45, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री, तो आपका आंसर हो गया 45, ठीक है। तो आपको ना फार्मूले तो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपका ये वाला फार्मूला था, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर आपका 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या बोल रहा है, देखो, एन इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, एन इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ क्ले सैंपल, ठीक है, ऑफ अ क्ले सैंपल was 15 centimeter square. An initial cross section area of a clay sample was 15 centimeter square. A नॉट आपका देखे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। द फेलियर स्ट्रेन वाज 25% इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है, टेस्ट, ठीक है। तो आपका आपका स्ट्रेन आपका देखे रखा है 25%, ठीक है, 25% इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। द करेक्ट एरिया ऑफ द सैंपल एट फेलियर वुड बी, इसका आपको बताना है क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल देखो करना कैसे है आपको, क्वेश्चन नंबर 16 को करना कैसे है। तो आपका एक फार्मूला होता है, वो आपको पता होगा, करेक्टेड एरिया निकालने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, ए एफ इक्वल्स टू होता है आपका, पहली चीज तो ए आई डिवाइड में 1 माइनस ये वाला, ये फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि एक फार्मूला होता है आपका म्यू माइनस 1 माइनस म्यू, ठीक है, उसी तरह आपका ये वाला फार्मूला भी उसी से रिलेट कर लो, ए आई डिवाइड में 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू ए एफ, ठीक है, ये चीज, इसको आपको ध्यान रखना है, राइट, ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो इसको बस फार्मूले में पुट कर देना है, वैल्यूज को आपकी निकल कर आ जाएगी, करेक्टेड एरिया आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूले आपके रिवाइज होते जा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। चलो, अंडर गिवन लोड, तो ये फार्मूला याद रह जाएगा ना आपका, ए एफ इक्वल्स टू ए आई 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, स्ट्रेंथ समझ लो, स्ट्रेंथ, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अंडर गिवन लोड अ क्ले लेयर अटेन्स 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, ये आपका है, दे दिया है 30%, ठीक है, यू की वैल्यू 30%, कितने दिन में, इन 30% इन आपका टी इक्वल्स टू आपका दे दिया 100 डेज में, ठीक है, 100 डेज में। उसके बाद में देखना है द टाइम टेकन बाय द सेम क्ले लेयर,
ठीक है, सेम क्ले लेयर टू अटेन 60% डिग्री। तो आपका u बराबर 60% डिग्री के लिए आपका क्या बताना है, टाइम आपको बताना है। सेम क्ले लेयर बोल रहा है, सेम क्ले लेयर। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्या, देखो फार्मूला आपका क्या है। सबसे पहले आपका फार्मूला है टी वी इक्वल्स टू सी वी टी बाय डी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला आपका टी वी वाला क्या है, पाई बाई फोर डी सॉरी पाई बाई फोर यू का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, ये वाला यही तो फार्मूला है ना आपका। ठीक है, और आपकी सेम क्ले लेयर है। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लो आप सी वी। कैसे निकाल लोगे, तो यहाँ से आपका टीवी निकल जाएगा, सिंपल। टीवी कैसे निकल जाएगा, देखो इसको इक्वल करो। सबसे पहले पाई बाई 4 हो गया, मल्टीप्लाई में आपका 0.3 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, इक्वल में सी वी टी की वैल्यू यहाँ पे 100 डेज। ठीक है, 100 डेज आपका, और डिवाइड में डी डी स्क्वायर। तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, हाँ आपका डी स्क्वायर आप चलो लेके चलते हैं, अभी डी स्क्वायर लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी सी वी की वैल्यू निकाल लो। सी वी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ठीक है, डी का स्क्वायर। ठीक है, डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आपका पाई बाई 4 मल्टीप्लाई में आपका 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, आपका डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 100 डेज। ठीक है, 100 डेज ये हो गया। ये आपका ये वाली जो कंडीशन है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, किसके लिए, फर्स्ट सॉइल के लिए। इसको दे दो फर्स्ट। सीवी आपका दोनों, आप देखो दोनों में क्ले ही क्ले है, मतलब सीवी चेंज होने वाला नहीं है। सीवी चेंज नहीं होगा, ठीक है, सीवी चेंज नहीं होगा तो आप करो क्या, सीवी चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख लो दूसरे के लिए, दूसरे फार्मूले, दूसरे उसके लिए। ठीक है, तो दूसरे के लिए आपका क्या हो जाएगा, सिंपल वही चीज, डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई बाई 4 मल्टीप्लाई आपका 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.6 का स्क्वायर डिवाइड में आपका हो जाएगा टी, राइट, और इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, ये किसके लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया, और फर्स्ट के लिए आपका क्या हो गया, डी स्क्वायर इंटू पाई बाई 4 मल्टीप्लाई में आपका हो गया 0.3 का स्क्वायर डिवाइड में आपका क्या हो गया 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या कट गया, डी स्क्वायर। अब यहाँ पे ना तो ड्रेनेज जो है वो चेंज हो रही है, लेयर चेंज, कुछ चेंज नहीं हो रहा। डी से डी कैंसिल हो गया आपका, ये से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच गई क्या चीज़ आपकी, देखो बच गई क्या चीज़, 0.6 का स्क्वायर डिवाइड में हो गया आपका 0.3 का स्क्वायर, राइट। ये हो गया, मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इक्वल में आपका आ जाएगा टी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। 6 6 36 होता है, आपको पता है 6 6 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कैसे निकाल दोगे, यहाँ से वैल्यू आपकी कैसे निकल जाएगी, यहाँ पे चेक करना। ठीक है, तो T2 की वैल्यू आपकी जैसे निकलेगी, देखो 3 3 9 आपका होता है इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा 0.36, और यहाँ पे 0.9, यही चीज़ होगा। ठीक है, 0.09 और 0.36, तो यहाँ से वैल्यू हट जाएगी, तो यहाँ पे 36 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये 9, तो 9 4 36। ठीक है, 9 4 36 4 बार चले गया, तो 400 आपका आ गया, टी इक्वल टू 400। तो ये आपका आंसर हो गया 400, आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर सी वाला। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है, एसएससी जेई के लिए आपको प्रिपेयर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना ईएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, ईएससी के फेवरेट क्वेश्चन, स्टार मार्क। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18। देखो, फॉर अ सैंडी सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री। सैंडी सॉइल है, सबसे पहले सैंडी सॉइल है तो सी आपका 0 हो गया। ठीक है, आपका बोल रहा है आगे, फिर देखो इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री, इंटरनल फ्रिक्शन है आपकी 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में देखो, इफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोले तो सिग्मा 1 कितना दे दिया आपका, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दे दिया। उसके बाद में पूछ रहा है देन द कोरस्पॉन्डिंग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 आपको बताना है, सिग्मा 3 आपको बताना है। कैसे बनाओगे इसको,
तो सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। हर चीज में फार्मूला लगेगा, हर चीज में फार्मूला लगेगा। तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू आपका ये फार्मूला होता है सिग्मा 3। ठीक है, सिग्मा 3 टेन स्क्वायर, 45 प्लस 5/2, ये आपका फार्मूला होता है। इससे पहले और एक वैल्यूज होती है, बट जो सी है आपका, सी यहाँ पे क्या है, जीरो है। क्या है, सी की वैल्यू जीरो है, इसलिए अपन यहाँ पे इसको लेते नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे अब फार्मूला में आपको पुट करना है वैल्यू को। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये फार्मूला याद रह जाएगा ना आपका, सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, सिग्मा 3 10 का स्क्वायर, सिग्मा 3 10 का स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ऐसे याद रख लेना है आपको। ठीक है, सिग्मा 1 की वैल्यू 50 दे के रखा है, सिग्मा 3 की वैल्यू अपने को निकालना है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 45 आपको डिग्री में हो गया, और 30 आपका 30 डिग्री/2 हो गया। ठीक है, 30/2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ देखो 15 आ गया, तो वैसे ही आपका 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया, राइट। अब यहाँ से चीजें कैसे निकालनी है, सिग्मा 3। ठीक है, सिग्मा 3 आपका ये है, तो कैसे निकालना है, राइट। तो आपका 10 स्क्वायर है आपका। ठीक है, स्क्वायर को आपको इधर इधर लेके चले जाना है, राइट। समझ में आ रही कहानी, 10 स्क्वायर है तो इसको आपका इधर लेके चले जाना है, तो आपका हो जाएगा 50 √50। ठीक है, सिग्मा 3 10 60 हो गया। 60 की वैल्यू आपको पता कर लेनी है, 60 की वैल्यू हो गई √3 समथिंग। ठीक है, √3, तो इसको आपको नीचे लेके चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे √3 लेके चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी, सिग्मा 3 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी कितनी। ठीक है, आपकी वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ पे 16.67, राइट। ये आपका आंसर हो गया 16.67। ठीक है, चलिए, तो मेन चीज है था यहाँ पे आपका फार्मूला, सिग्मा 1 सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, चलो इस आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या, 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप in a sand deposit is found to be 1.732। ठीक है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप इन अ सैंड डिपॉजिट इज फाउंड, आपका इतना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको देके रखा है कितना, एफ देके रखा है 1.732, ये चीज आपको देके रखा है। द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द शेयरिंग रेजिस्टेंस देखे रखा है आपका कितना, 5 = 30 डिग्री। उसके बाद में बोलता है द एवरेज स्लोप ऑफ द सैंड डिपॉजिट इज गिवन बाय, स्लोप आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्लोप बताना है, तो स्लोप कैसे निकाल लोगे, सिंपल। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका वो स्लोप एंड स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको देखे रखा है, तो आपको सिंपल सा ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, 10 डिवाइड में आपका हो जाएगा 10 डिवाइड में आपका 10 बीटा। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। तो आपको फाइव तो देखे रखा है और एफ भी देखे रखा है, 1732 इक्वल में आपका 10 की वैल्यू हो गई 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 30 डिग्री और डिवाइड में आपका हो गया यहाँ पे 10 बीटा। अब यहाँ पे चेक करो, 10 बीटा की वैल्यू निकालना है, तो बीटा इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे 10 30 की वैल्यू आप निकाल लोगे, और यहाँ से आपका सिंपल होगा बीटा इक्वल्स 10 इनवर्स 0.333। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। वैसे 10 इनवर्स से आपका आंसर लगा सकते थे। ठीक है, तो आपका जब भी स्लोप वाली बात आई, तो ये वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाली बात आई, तो 10 5/10 बीटा कर देते हैं, आपका यहाँ से निकल कर आ जाता है आंसर। ठीक है, 10 5/10 बीटा कर देते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे चेक करो, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन
कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, 1.5। तो मैंने आपको बोल के रखा है 1.5 ना एक सदाबहार चीज है। क्या है, सदाबहार। ठीक है, सदाबहार नगमे जैसे होते हैं उसी तरीके का एक सदाबहार चीज है। 1.5 आपको हर चीज बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा 1.5। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्रीप स्ट्रेंथ आर। क्रीप स्ट्रेंथ क्या होता है, cause due to dead load, cause due to dead loads only, cause due to live loads only, cause due to both dead load and live loads। ठीक है, या इंडिपेंडेंस ऑफ लोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का सिंपल है आपका बहुत ही, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, कास्ट ड्यू टू डेड लोड्स ऑनली। ठीक है, जो क्रीप है, क्रीप क्रीप जो होता है ये एक बेकार चीज होती है, ये मरे हुए लोगों में पाई जाती है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या, डेड लोड। राइट, डेड लोड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 की यहाँ पे बात करो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ड्यू टू सिंकेज स्ट्रेसेस सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग reinforcement only at the bottom tends to deflect। राइट, सिंकेज स्ट्रेसेस की बात हो रही है, ड्यू टू सिंकेज स्ट्रेसेस की बात चल रही है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंकेज स्ट्रेसेस सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, हैविंग reinforcement only at the bottom tends to deflect। राइट, एक क्वेश्चन ना आपका एसएससी में पूछा गया है, एसएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपका डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, या डाउनवर्ड या अपवर्ड कौन सा होगा। तो सिंपल आपका इसमें आंसर क्वेश्चन 22 का आपका सिंपल क्या हो जाएगा, इसका ए ही होगा। यार सिंपल है, डिफ्लेक्शन तो आपका भाई नीचे ही होगा ना डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डाउनवर्ड हो जाएगा। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एसएससी जेई का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका बोल क्या रहा है, चेक करो। इन स्फेरिकल डोम, स्फेरिकल डोम है सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड, एट क्रॉन और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, द मेरी मेरीडायनल ठीक है, मेरीडायनल फोर्स इज ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका सी, कंप्रेसिव। ठीक है, इन स्पिरिट डोम सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड है, क्रॉन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, द मेरीडायनल फोर्स इज ऑलवेज। इसमें कंप्रेसिव हो जाएगा। राइट, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नॉर्मल प्री स्ट्रेसिंग वायर्स आर अरेंज इन द। ठीक है, जो प्री स्ट्रेस वायर होता है, नॉर्मल प्री स्ट्रेसिंग वायर जो होता है, अरेंज्ड इन द, क्या होता है कि किस किस जगह आप प्री स्ट्रेसिंग वायर को आप लेते हो, लोअर पार्ट ऑफ द बीम, अपर पार्ट ऑफ द बीम, या सेंटर, या एनी वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका हो जाएगा बी, लोअर पार्ट ऑफ द। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द बीम। तो जनरली जो प्री स्ट्रेसिंग वायर्स होते हैं उसको अरेंज करते हैं आपका लोअर पार्ट ऑफ द बीम में। लोअर पार्ट में आप इसको क्या करते हो, अरेंज करते हो। ठीक है, लोअर पार्ट में हम इसे अरेंज करते हैं, लोअर पार्ट में इसको अरेंज करते हैं। याद रखना, सेंटर में नहीं करते। ठीक है, सेंटर में नहीं करते, लोअर पार्ट में आप करते हो। क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, देखो इसका कारण भी है, इसका कारण भी है, बिकॉज बिकॉज लोअर पार्ट सब्जेक्टेड टू टेंशन। जो लोअर पार्ट होता है आपका बीम, जैसे कंक्रीट, भाई कंक्रीट की बीम होती है ना,
कंक्रीट की बीम होती है। तो जैसे डिफ्लेक्ट होता है आपका, तो डिफ्लेक्ट होएगा तो ये कंक्रीट इसी तरीके से तो डिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से। तो नीचे साइड में क्या आ रहा है, यहाँ पे टेंशन आ रहा है ना, नीचे साइड में टेंशन आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया क्या, लोअर पार्ट ऑफ द बीम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द पर्पस ऑफ लेटरल टाइस इन अ शॉर्ट आरसी कॉलम, ठीक है, इन अ शॉर्ट आरसी कॉलम द पर्पस ऑफ लेटरल टाइस। ये तो क्वेश्चन भाई इतने बार पूछ लिया, एसएससी जेई में भी पूछ चुका है, ठीक है, बहुत बार पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ये बकलिंग वाला। और एक जगह तो आप क्या बोल दिया था, बडिंग, ठीक है, बडिंग, राइट, बडिंग वाला फंडा उसने लगा दिया था लोग स्टूडेंट को क्या, उल्लू बनाने के लिए। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे ए वाला, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम यहाँ पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे। यहाँ पे 50 मिनट का लेक्चर हो चुका है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।